नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज के जो मेहमान हैं उनसे मैं आप सबका परिचय कराऊं तो मेरे ठीक बगल में हमारे मित्र और न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए आप लोगों ने इनकी तमाम खबरें रिपोर्ट्स पढ़ते रहे हैं पर्यावरण से संबंधित विषयों पर। हृदय जोशी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत हृदय, शुक्रिया अतुल। तो अभी हाल फिलहाल में आप कहाँ गए थे? नहीं, हाल फिलहाल में तो आप ही ने जो काम लगाया है उसी में लगे हुए हैं, लेकिन इधर उधर बीच में और भी दूसरे काम करने होते हैं। लेकिन हिमाचल की स्थिति हिमाचल वाला, काफ़ी, तो हिमाचल पे भी हम अभी बात हम करेंगे आगे भी बताएंगे। और साथ में हमारे कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन। आनंद, आपका भी स्वागत नमस्कार। चर्चा में। नमस्कार और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी विकास चांगला। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले एक दो जल्दी जल्दी जो अनाउंसमेंट हैं, जानकारियां हैं हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, वो दे दें। एक तो आपके पत्र बहुत सारे आए हैं आनंद का, खासकर आपके लिए एक पत्र है, तो आज हम उस पर चर्चा भी करेंगे। कुछ आलोचना ही होगी। प्रेम पत्र है या आलोचना? प्रेम पत्र, प्रेम पत्र है। नहीं, प्रेम पत्र के भी दो आलोचना, मीनिंग होते हैं। हाँ वही तो, आलोचना नहीं, मतलब वो लोग कुछ विचारों से असहमति जिसको आप कह सकते हैं, आलोचना ही कह सकते हैं उसको। तो अपने लेटर्स हमें ज़रूर भेजिए। www.newslaundry.com/podcast-letters पे आप अपने लेटर भेज सकते हैं। इसमें चर्चा का मेंशन ज़रूर कीजिए और साथ में आप सीधे podcasts@newslaundry.com पर मेल भी कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप सब्जेक्ट लाइन में चर्चा का जिक्र ज़रूर कीजिए। चर्चा के बारे में एक बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों को देना, हम बार बार उसको मैं हर एपिसोड में दोहराता भी हूँ कि चर्चा बहुत जल्द पे वॉल के पीछे जाने वाली है। आपको पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन से मुक्त एक मीडिया प्लेटफॉर्म है और अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से हम अपना ये सारा संचालन करते हैं। जो भी आप तक खबरें पहुँच रही हैं, पॉडकास्ट और वीडियो रिपोर्ट, तो इसके मद्देनज़र हमने एक निर्णय किया और बहुत जल्द चर्चा भी सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगी। तो आप सब लोग जिन लोगों ने चर्चा पसंद किया है और अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, उनके लिए जानकारी है। अब थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ होगा सार्वजनिक रूप से वीडियो के रूप में, बाकी पूरा का पूरा पॉडकास्ट पे वॉल के पीछे होगा। तो आनंद, हृदय और तमाम अलग अलग समय पर बहुत सारे विषयों के विशेषज्ञ और पत्रकार चर्चा में हिस्सा लेते हैं। इनके राय, सलाह समसामयिक विषयों पर आपको अगर चाहिए तो आपको सब्सक्राइबर्स बनना पड़ेगा पूरी तरह से जानने के लिए। इसके अलावा एक जानकारी जो हम बार बार देते हैं कि अब हमारे विदेशों में जो मौजूद न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे शुभचिंतक हैं, जो न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ हैं, उनको अगर आप पसंद करते हैं तो वो आप हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं विदेशों में बैठे बैठे भी। इसके लिए आपको एक URL लिंक है kadakmerch.com/collection/newslaundry। इस पर आप जाके अपने मनपसंद के मर्चेंडाइज न्यूज़ लॉन्ड्री के सारे खरीद सकते हैं। मैं जल्दी कुछ जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते की, उनके बारे में बता देता हूं। इसके बाद आज हम चर्चा में वो उन पत्रों को भी शामिल करेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजा है। और सबसे पहले सुर्खियां, तो सबसे बड़ा जो इस हफ्ते की खबर है, सबसे बड़ी सुर्खी रही वो चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक चाँद पर पहुंचना। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है इसमें वो ये कि भारत पहला देश है जो चाँद के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। वहाँ पर पहुँचने की अपनी एक अलग खासियत है, उसके अलग मायने हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की कामयाबी पर कहा कि यह सफलता सिर्फ भारत की सफलता नहीं, पूरी मानवता की सफलता है। तो इस पर भी ये आज हमारी चर्चा का ये मुख्य बिंदु रहने वाला है। पूरी दुनिया से इस चंद्रयान की सफलता को लेकर बधाइयाँ आ रही हैं और पूरी दुनिया इस सफलता को रिकॉग्नाइज़ कर रही है। तो एक नज़रिए से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें हम उस नज़रिए से भी बात करेंगे जो आज से 1-1.5 महीने पहले जब चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, जब यहाँ से शुरू हुई थी, तब हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी। आनंद भी उस चर्चा का हिस्सा थे और तब से लेकर अब तक के बीच में गालियों का बहुत लंबा चौड़ा एक जखीरा इकट्ठा हुआ है। उससे संबंधित भी बातचीत हम करेंगे कि कैसे वो गालियाँ जो आ रही थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें झूठी खबरों के बारे में मीडिया से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ऐसा उस नोटिफिकेशन का आशय है। एक उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जो बहुत सारे ऐसे समाचार या लेख होते हैं जिनके की तथ्यों की जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे सरकार की छवि खराब होती है और इस पर कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा पाया जाता है।
तो मीडिया के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारिता की स्थिति है उस पर भी हम इसके जरिए तो बात उसमें करेंगे। ऐसी खबर की भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा जिसमें सरकार की छवि अच्छी होती हो लेकिन वो खबर गलत हो? नहीं, वो यही तो महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है कि बात सिर्फ वही होगी जिससे छवि खराब होने का डर हो। पर ये बहुत वेग टाइप का एक नोटिफिकेशन है। अगर आपने देखा हो विकास, आपने इस पर एक छोटी सी स्टोरी भी की थी, क्या इसका आशय क्या था, इसका मजमून क्या था? इसमें सर ये था कि जैसा आपने कहा कि एक तो थोड़ा वेग लैंग्वेज थी और दूसरा ये था, इसमें लिखा था कि ऐसी खबरें प्रकाशित की जाती हैं जिससे सरकार की छवि नकारात्मक दिखाई गई है, तो उनका ऑलरेडी कलेक्शन हो रहा है। उसमें ये भी जिक्र था कि पहले से हम ऐसी खबरों का कलेक्शन कर रहे हैं लेकिन अब इन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इसमें ये भी है कि हर जिले के का जो डीएम है हाँ। वो साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगा इस तरह की खबरों का अपने जिले में। उसका मतलब पूरा एक उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए चैनल बताया है कि कैसे उनका कलेक्शन होगा, फिर कैसे वो आगे भेजे जाएं, और उसको जन जो पोर्टल है एक IFS इस तरह का कुछ पोर्टल है, हाँ, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, हाँ। तो उस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और वहाँ पूरी जानकारी दी जाएगी। मतलब ऐसा डायरेक्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे। अच्छा। लोकल लेवल पर वो। दूसरा वो मैं कह रहा था कि इसमें अब जैसे नकारात्मक जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नकारात्मक कौन तय करेगा कि सरकार की छवि नकारात्मक है कि नहीं है या प्रेजेंट हुई है नहीं। और मीडिया के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है हृदेश और आनंद, आप लोग भी कि संक्षेप में मैं छोटी छोटी टिप्पणी चाह रहा हूँ कि जैसे हर खबर में कोई ना कोई इसमें एक हिस्सा होता है कि कहीं कोई अथॉरिटी उससे बैड लाइट में दिखती है, कहीं कुछ दिखता है। अब अगर इस तरह का कोई कानून आता है और आप इस तरह से वेगली ये कह दे केवल कि सरकार की छवि, तो सरकार की छवि तो बहुत सारी खबरों से धूमिल होती, तो किस पर कार्रवाई होगी और किस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये अपने आप में, जैसे एक उदाहरण से इसको समझिए कि एक नमक रोटी वाला मामला आया था मिर्ज़ापुर ज़िले से, चंदौली ज़िले से, और रिपोर्टर खिलाफ FIR यही कहते हुए दर्ज कर दी गई थी कि सरकार की छवि को ख़राब करने की नीयत से किया गया। लेकिन ये पत्रकार के रूप में और मीडिया के रूप में, जर्नलिज्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि इस तरह की गड़बड़ी अगर प्रशासनिक स्तर पे हो रही है तो उसको जनता के सामने लाया जाए। उस पर इस तरह के नोटिफिकेशन का असर, सरकार की छवि बनाना बिगाड़ना एक चीज़ है, लेकिन मीडिया के ऊपर, पत्रकारिता के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये देखिए, मैं बहुत आदर्शवादी साउंड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि जो खबर किसी को परेशान करती है वही खबर है, बाकी सब PR है, राइट। और इसके अलावा ये भी होता है, जो मूल बात तो सही है कि अगर फैक्चुअली गलत है तो उस बात को चैलेंज किया जा सकता है कि आपने फैक्चुअली गलत कहा है। सरकारें इस बात में पहले से सवाल भी उठाती रही हैं, पूछती भी रही हैं और कहती भी रही हैं, रिबटल भी आते रहे हैं, उस पर अखबार भी अपना जवाब देते रहे हैं, मीडिया संस्थान जो खबर छापते हैं, माफीनामे भी छापे हैं लोगों ने। हाँ, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, फैक्चुअली गलत में एक बड़ी ही खतरनाक, एक बड़ी बारीक लाइन है और ऐसी घटनाएं हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार रिपोर्ट करता है ग्राउंड से और बाद में डर के वही लोग जो उस वक्त सरकार जिस आधार पे वो खबर की गई होती है, और ये हमारी जो मित्र हैं और स्क्रोल की रिपोर्टर हैं, कम से कम उनका मुझे याद आ रहा है एक केस जो उन्होंने बनारस जाके एक स्टोरी की थी। बाद में उस महिला ने, जो दलित महिला थी, किसी वजह से उस बात से इनकार कर दिया कि मैंने इनको कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया। खुशकिस्मती से उनके पास ट्रांसक्रिप्ट था उसका, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों के पास ऐसे सबूत नहीं होते, लेकिन हालांकि उन्होंने, और वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं कहा ऐसा, तो उसमें फंसने का डर रहता है। और एक ब्लैंकेट वो है किसी भी सरकार द्वारा ये कहना कि हम सारी खबरों को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई करेंगे, या तो उससे एक पहली लेयर डर की फैलती है। आनंद, इसमें तथ्य सही है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी कर्नाटक सरकार ने भी इसी सप्ताह एक IT मिनिस्ट्री की एक यूनिट बिठाई है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, और वो भी फेक न्यूज़ को एग्जामिन करेगा, उसका परीक्षण करेगा। कर्नाटक में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो और मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे अन्य राज्य सरकारें भी करेंगी। और इसे मैं फेक न्यूज़ को एग्जामिन करना सरकार का अपनी दृष्टि से गलत भी नहीं मानता हूँ। ये और PIB की भी राज्य की इकाइयाँ हैं, जैसे PIB राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, उसकी राज्य इकाइयाँ भी हैं, जैसे हर स्टेट की अपनी। हाँ, तो वो भी सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो
सूचना है वो रेजिम न्यूट्रल होनी चाहिए। सूचना का एक बड़ा स्रोत है और कई सारी सूचनाएं जो मीडिया संस्थाएं भी छापती हैं वो सरकार से ही आती हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि एक बहुत दूसरे संदर्भ में मैं उदाहरण लूँ कि मैं 2-3 वर्ष पहले कुछ ब्रिटिश सिविल सर्विस ऑफिसर्स के रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था, उनके संस्मरण पढ़ रहा था और उन्होंने और कुछ आर्काइव्स भी पढ़ रहा था एक लाइब्रेरी में। तो उनसे मुझे कई बार लगा कि ब्रिटिश सरकार के जो तथ्य हैं वो कई मामलों में ज़्यादा पुख्ता हैं और ज़्यादा ठोस थे जो कि कई इतिहासकारों ने लिखा, क्योंकि उनको वो इतिहासकार जो हैं एक ख़ास दृष्टिकोण से तथ्यों को रखे। तो सरकारों के पास कई वजह हो सकती है गलत खबर रखने की, उसी तरह मीडिया संस्थानों की भी कई कारण हो सकते हैं सरकार के पक्ष या विपक्ष में तथ्यों को रखने का। तो इसमें जो बता रहे थे वेगली जो स्टेटेड है उसको देखना पड़ेगा कि सरकार की नकारात्मक छवि, सकारात्मक छवि, तो इसका जो है तथ्यों के सही होने या नहीं होने से कितना मतलब है। इसका जो तर्कसंगत जो इसका निष्कर्ष होगा तभी पता चलेगा। आनंद ने पीआईबी की बात कही तो उसमें, और ये मूल बात से मैं सहमत हूँ कि खबर गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ में मूल मेरा जो कंटेंशन है वो ये है कि सरकार जो है वो कह रही है कि नकारात्मक खबर है, गलत है तो हम चेक करेंगे। सरकार ये नहीं कह रही है सिर्फ कि हम गलत खबर को चेक करेंगे, गलत खबर, हाँ, राइट। दूसरी बात यह है कि पीआईबी की जहाँ तक बात है, पीआईबी ने कई लोगों को हरास करने की कोशिश की है पिछले कुछ वक्त में। हमारे जो एक और सहयोगी हैं रिपोर्टर्स कलेक्टिव के, उनकी रिपोर्ट पर पीआईबी ने पूरा एक चला दिया आधार को लेकर कि इन्होंने जो खबर की है वो जो है वो गलत है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है कि आपने खबर को काउंटर करने की कोशिश की, उसका रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी उसको काउंटर किया उनकी बात को। लेकिन दूसरी बात ये भी देखने में आ रही है कि कई बार संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उस वक्त क्या फैक्ट चेक होगा? ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनकी खबर वैसे के वैसे रिपोर्ट हो जाती है। हाँ। और हम टीवी चैनलों को देख रहे हैं, पता नहीं इसमें टीवी चैनल कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसमें सारे समाचार पत्र हाँ, और समाचार माध्यम, माध्यम में आप यूट्यूबर को भी लाएंगे, चैनल को भी लाएंगे। तो ये एक जो है ना कि आपका इंटेंट क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसमें है। और बाकी जो बातें हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। देखिए इसमें क्या है कि सिस्टम की जो न्यूट्रलिटी वाली बात आपने इतना अच्छे से इसको पूरा रख दिया है। एक चीज़ बस जोड़ दी, सिस्टम आपने जो पहली लाइन कही थी कि केवल नकारात्मक खबरें ही आएंगी या जो सरकार के पक्ष में गलत खबरें होती हैं वो भी आएंगी। जैसे इसका उदाहरण ये है, देखिए कि अभी पिछले हफ्ते दैनिक जागरण ने एक खबर चलाई, 8 कॉलम की फ्रंट पेज पे खबर छपी कि भारत ने फिर से पाकिस्तान में की सर्जिकल स्ट्राइक। अब इस खबर का ऑफिशियल खंडन सेना ने कर दिया, उसी दिन कर दिया, इमीडिएट कर दिया, नोटिस भेजा जा चुका है दैनिक जागरण को। इसके बावजूद दैनिक जागरण ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, ना उन्होंने अपनी स्टोरी को रिट्रैक्ट किया, ना कोई माफ़ीनामा मांगा, ना कोई स्पष्टीकरण दिया। कहने का मतलब ये साफ साफ एक इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि ये खबर गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं, दूसरा मीडिया संस्थान इस मामले में। लेकिन ये चूँकि बहुत सारी नैरेटिव को जो है उसको सूट करता है, उसको फील गुड देता है, तो इस पर ये सरकार की जो ये यूनिट बनाने की बात है या इस तरह की जो इकाइयाँ हैं, जो नज़रिए से पीआईबी भी फैक्ट चेक करती है, उस पर उनकी चुप्पी। हालांकि पीआईबी ने इस पर फैक्ट चेक डाला है कि ये खबर गलत है, लेकिन कार्रवाई वाली जो बात है या नकारात्मक छवि वाली बात, वो केवल नकारात्मक छवि जब सरकार के खिलाफ होगी, सरकार के नैरेटिव को सूट करेगी, तो इस तरह की खबरों पर प्रतिबंध का कोई वो नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो जाए। दैनिक जागरण को इस बात का कोई रंच मात्र रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि वो कोई स्पष्टीकरण जारी करे। और ये बात आनंद ने सही याद दिलाई कि कर्नाटक की उन्होंने जो बात कही, और यही दूसरे राज्यों में भी, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ भले ही नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इस तरह की बात है कि सरकार की अगर आप नेगेटिव खबर करेंगे तो यू हैव टू बी ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। चलिए जल्दी से हम बाकी सुर्खियों को भी एक बार देख लेते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते 3 दिनों के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे।
वहाँ पर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बायलैटरल द्विपक्षीय मीटिंग भी हुई अलग से, और पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से इस द्विपक्षीय बातचीत में जो लद्दाख के इलाके में, गलवान घाटी के इलाके में सीमाओं का विवाद है उस पर बातचीत की है, ऐसा बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति को ये संदेश दिया है कि दोनों देशों के बीच में विकास और शांति को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो सीमाएं हैं उसका सम्मान किया जाए दोनों पक्षों की तरफ से। इसके अलावा अगली खबर भी ब्रिक्स से ही है, जो कि ब्रिक्स आपको मालूम है कि 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें भारत है, साउथ अफ्रीका है, रसिया है, चाइना है और ब्राज़ील था। अब इसमें 6 नए देशों को शामिल किया गया है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये 6 नए देशों को आमंत्रित किया गया है ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए। अगर समय रहा तो थोड़ा सा आनंद इस पर आपसे बातचीत करेंगे कि इस ग्रुपिंग का मकसद, इसके हासिल, इसके लक्ष्य क्या हैं, खासतौर से जो कॉमन करेंसी की बात है। हाँ, और अगली खबर है जो सुर्खी है वो है कांग्रेस से। कांग्रेस के जो नए निर्वाचित अध्यक्ष, नए तो नहीं, साल भर हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बने, अब जाकर उन्होंने अपनी टीम, जो कि कांग्रेस पार्टी की सबसे जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, उसका गठन अब उन्होंने जाकर किया है। और इसमें 2-3 जो है नए चेहरे हैं जो कि जिनको लेकर चर्चा है। उसमें शशि थरूर को शामिल किया गया है। शशि थरूर इस लिहाज से थोड़ा सरप्राइज़ हैं लोग कि शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़े थे जब अध्यक्ष पद का चुनाव था, तो उनकी एंट्री को लोग थोड़ा आश्चर्य की निगाह से देख रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट, जो कि जिनको माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में जो उठापटक है उसमें उनको अकोमोडेट किया गया है CWC में, ताकि राजस्थान का मसला चुनावी साल में खासकर देखते हुए सिमट जाए और उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। इसमें एक बात जो आपने कही, 2 नाम लिए ना, ये जो CWC है इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्होंने, मुझे लगता है, डिसग्रंटल्ड जितने भी लोग हैं या उनको साइडलाइन जो महसूस कर रहे थे उनको लाने की कोशिश की। जैसे यहाँ से आपने शशि थरूर की बात कही, वो थोड़ा अपनी इम्पोर्टेंस कम होते हुए देख रहे थे, जो भी उनकी इम्पोर्टेंस या वो है ज़रूरत है। दूसरा सचिन पायलट का, उधर छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू को, सचिन पायलट के अलावा तरुण गोगोई, मध्य प्रदेश से बहुत छोटे कोई हल्के फुल्के नेता हैं क्या, मतलब ऐसे हल्के फुल्के इन द सेंस कि उतना बड़ा उनका कद नहीं, पटेल क्या नाम है उनका, उनको भी, इस तरह के नए लोगों को भी शामिल, कर्नाटक से भी लोगों को लेके आए हैं। तो यानी एक पॉलिटिकल उन्होंने कोशिश की है कि, तो इस टीम में कुल 39 लोग हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी हैं, गांधी परिवार का भी दखल है उसमें। एक खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 सहयोगियों के ऊपर ईडी ने छापेमारी की है, और जब ये छापेमारी की जा रही थी उस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बधाई दी सरकार को और अमित शाह को तंज करते हुए कि मेरे जन्मदिन पर ईडी का यह तोहफा मुझे केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी जी और अमित शाह की तरफ से मिला, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें जो 3 लोग हैं, ये तीनों बहुत मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, जिसमें उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा हैं। इसके अलावा 2 OSD हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मनीष बंछोर और आशीष वर्मा, ये 2 लोग भी हैं। तो इनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, इनके यहाँ से चीज़ें जब्त भी की गई हैं। हिमाचल प्रदेश की बात हम बार बार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून में आई जो बाढ़ और टॉरेंशियल रेन है, लगातार बादल फटने की घटनाएं हैं, लगातार जारी हैं। पिछला हफ्ता भी कमोबेश वैसा ही बीता। हमने देखा मंडी इलाके में किस तरह से एक पूरा का पूरा इलाके में भूस्खलन हुआ, रिहायशी इलाके में भूस्खलन हुआ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं। इसमें फिर से 12 नए लोगों की मौत हुई है। टोटल अब तक जो जानकारी आ रही है करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है हिमाचल में। हृदय, जब आप वहाँ पर थे तब आपने क्या देखा, और अभी ताज़ा आपके जो वहाँ पे जो हालात है उस पर आपके क्या लोग बता रहे हैं वहाँ के? देखिए, 250 की जो फिगर आप बोल रहे हैं ये एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और ऑफिशियल फिगर है। 400 लोग, जब मैं भी बात कर रहा था वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं कुछ, उन लोगों से, तो वो मानते हैं कि ये संख्या 400 के आसपास है। उसमें लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल जो है, अभी जो इसरो की इसी साल अप्रैल में एक लैंडस्लाइड एटलस उन्होंने प्रकाशित की थी,
तो 12 के 12 ज़िले लैंडस्लाइड प्रोन हैं हिमाचल के। जैसे उत्तराखंड के जो 2 ज़िले, बहुत 10 ज़िले हैं उत्तराखंड के भी उसमें 13 में से, लेकिन 2 ज़िले नंबर 1 और 2 जो है उस पूरी एटलस में वो उत्तराखंड के ही हैं। अच्छा। तो उसी हिसाब से ये लैंडमास एक ही है मिला हुआ। तो यहाँ की भी हाल है। तो मैं डेटा देख रहा था, तो पिछले 5 साल में जितने लोगों की डेथ हुई, करीब 5,000 लोगों की डेथ हो चुकी लैंडस्लाइड में, और इस साल 400 लोग एक ही साल में हो गए। पिछले 5 साल में करीब 8,000 करोड़ का जो आपदा प्रबंधन की वेबसाइट है वो बताती है नुकसान हुआ। इस साल खुद सरकार कह रही है कि 10,000 करोड़ से ऊपर हो गया। तो यानी ये बहुत ही खतरनाक स्थिति अभी वहाँ पर है, और इसके तमाम जो कारण हैं वो उस पर हम लगातार रिपोर्टिंग। एक चीज़ ये कही जा रही कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्या ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति तो बिल्कुल है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ये भी है कि लोग जो वहाँ के बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, वो ये कहते हैं कि इस पर राजनीति भी काफ़ी है। आपदा तो है ही, क्योंकि आपके जब सारे ही ज़िले इस समय केविन हो रहे हैं, मतलब कि आप कौन सा ज़िला छूटा है, सिरमौर, कुल्लू, इवन पंजाब तक ये बाढ़ पहुँच गई, शिमला, मंडी, सोलन तो उसी में आ गया उधर, हाँ। उसके बाद आपके बाकी इलाकों में भी जो है, कांगड़ा वगैरह में भी बाढ़ है। तो इस समय स्थिति तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मतलब अकेले कुल्लू ज़िले में जो है वो जिस तरह की तबाही देखने को आ रही है, और बहुत सारी तस्वीरें तो आ नहीं रही हैं क्योंकि वो बहुत अंदरूनी इलाकों कटा हुआ भी है। आनंद, ये जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जो नीति है या पॉलिसी, इसको निर्धारित करने का क्या कोई तय मानक है, या इससे अंतर क्या पड़ता है? केंद्र सरकार के एड्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ सुविधाएं ज़्यादा हो जाती हैं, इससे क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने का अल्टीमेट लक्ष्य क्या होता है? उससे आपदा पे क्या अंतर पड़ता है? ये सुविधाएं बढ़ जाती हैं, जो संसाधन हैं उन वो ज़्यादा आवंटन उनका बढ़ जाता है। और ये भी है, कई चीज़ें हैं जो जैसे कि एक बहुत बड़ा कारण जो है भारत में आपदाओं से मृत्यु का है बिजली गिरना, टंका, लाइटनिंग जिसको, तो उसको अभी तक राष्ट्रीय आपदा नहीं रखा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट पिछले सप्ताह किया था जो कि एक अच्छा मीडिया क्रिटिक भी था, और वो रिपोर्ट के साथ साथ एक मीडिया आलोचना भी था। उसके शुरू के 2-3 पैराग्राफ्स पढ़िएगा, तो उसने तुलना किया है कि हिमाचल में जो अधिक वर्षा से या फ्लडिंग से जो मृत्यु हुई है वो फिर भी कम है जो कि कई वर्षों से बिहार में ज़्यादा वर्षा से होती है, लेकिन उसके विजुअल्स इतने ड्रामेटिक हैं, या राष्ट्रीय मीडिया ज़्यादा वहाँ फोकस रहती है इसलिए वो। और उसने स्टैटिस्टिक्स दिया है कि कैसे वो ज़्यादा है और कभी भी जो है वो इतनी सुर्खी में नहीं आती है, क्योंकि उसको एक भाग मान लिया गया है कि एक सामान्यीकरण उसका। ये जो पत्र है आज का ना, जो आपके बारे में, वो इसी सब के इर्द गिर्द है, तो इस पर फिर से हम बात करेंगे आखिर में जब हम पत्र पढ़ेंगे। एक बात मैं जिसमें जोड़ दूं कि ये जो बात आनंद कह रहे हैं ना, विद इन द स्टेट भी है। उत्तराखंड में भी 2013 की आपदा से पहले अंदरूनी गाँव में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ होती रहती थी, लेकिन वो रिपोर्ट तब हुई जब वो एक हाई प्रोफाइल यात्रा जो है उसको असर पड़ा, और अभी भी मनाली और इसकी वजह से ये शुरुआत हुआ इसका कवरेज होना। ठीक बात। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार है वो रॉकेटरी को मिला है। आर माधवन इसमें एक्टर हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता की कैटेगरी में जो सबसे बढ़िया फिल्म का अवार्ड मिला है वो द कश्मीर फाइल्स को मिला है, जो कि विवेक अग्निहोत्री ने इसका निर्देशन किया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। अल्लू अर्जुन को भी पुरस्कार मिला है इसमें। अगली खबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से है। उन्होंने एक बयान दिया है कि फ्रीबीज़ एक तरह से लोगों को नशे की लत में डाल देता है। ऐसी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से विचार विमर्श कर फ्रीबीज़ से बचना चाहिए। देखेंगे अगर समय होगा तो इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किसानों के विरोध के बीच में केंद्र सरकार ने प्याज की खरीद का नए सिरे से घोषणा की है। 2 लाख टन प्याज खरीदेगी सरकार। पीयूष गोयल जो कि खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है 2410 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ये खरीद करेगी। हालांकि किसानों को में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। और
एक और जो संविधान पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, वो सुनवाई कर रही है धारा 370 के ऊपर। उस सुनवाई के दौरान जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के लिए जो इसी तरह के विशेष प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों को दिए गए हैं, उनको हटाने के बारे में कतई कोई विचार नहीं कर रही है। उन्होंने यह जवाब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की आशंकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया था। तो ये इस हफ्ते की सुर्खियां हैं। हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चर्चा का जो पहला बिंदु है वो है चंद्रयान 3 का पहुंचना। और चंद्रयान 3 की पहुंच और ख़ासकर साउथ पोल पर पहुंच को काफ़ी विशेष माना जा रहा है। और भारत के नज़रिए से नहीं, पूरी दुनिया विश्व समुदाय से भी इसको लेकर काफ़ी सराहना और तारीफ़ हो रही है कि वहाँ तक पहुँचकर उसमें। तो थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ कि चंद्रयान 1 जो था, पहला था, वो 2008 में चाँद पर पहुँचा था। हालांकि उसका मकसद सिर्फ इतना था कि भारत चाँद पर अपना यान भेजने में सफल रहा था और उसके आगे का उसका कोई बहुत एम्बिशियस प्लान नहीं था। चंद्रयान 2 जो था, जो 2019 में क्रैश हो गया था, उसका ज़रूर बहुत एक एम्बिशियस प्लान था और वो हमारा क्रैश हो गया था। हालांकि एक लिमिटेड दायरे में वो अभी भी काम कर रहा है, ऐसा इसरो का दावा और वैज्ञानिकों का दावा है। इसके बाद ये अब अचीवमेंट है, जहाँ एक सफलता मिली है जिसमें कि चाँद के जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर चंद्रयान 3 को उतारने में सफलता मिली है और वहाँ से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री का बयान आया कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आनंद, हम लोगों ने पहले भी बात की थी और लेकिन सबसे पहले मैं अभी जो बात इस चंद्रयान के पहुंचने के बाद कही जा रही है, जो सफलता के नज़रिए से कि दक्षिणी पोल पर पहुंचना, क्योंकि वहाँ के आसपास बताया जा रहा है, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि शायद वहाँ पर पानी या बर्फ़ के रूप में वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि लाइफ की ओर इशारा करते हैं। हाँ, वो ये तो वैज्ञानिक जो इसके पक्ष हैं वो और ज़्यादा जो विशेषज्ञ हैं वो बता पाएंगे, लेकिन आपका वो है और कई मायनों में भी महत्वपूर्ण है। जो मिनरल हैं या वाटर है या फिर और भी चीज़ें जो हैं, और भविष्य में जो अंतरिक्ष के लिए ऐसा भी माना जा रहा है कि लॉन्च पैड भी चांद बन सकता है कई देशों का। तो जो ग्लोबल कॉमन्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो मतलब कि पूरे विश्व की जो है कॉमन संपत्ति है, उसमें उसकी भी एक होड़ कह सकते हैं, लेकिन वो भी एक रूप ले सकती है भविष्य में, तो उस लिहाज से भी। और जो प्रौद्योगिकी में भारत की जो काबिलियत है, जो सामर्थ्य है, वो भी स्थापित करता है। और इससे एक जो एक इनेविटेबल जो अवश्यंभावी एक भारत का उदय है, एक जो कि कुछ दशकों में होना ही है एक ग्लोबल पावर के तौर पे, उसको एक आयाम अवश्य देता है, बड़ी इकोनॉमी के तौर पर। फिर और कई कारण हैं जिसके कारण वो जो है, मैंने कई बार कहा है, वो रेजीम न्यूट्रल है। जो भारत जो है कुछ दशकों में जो एक विश्व की बड़ी शक्ति स्थापित होगा, इसमें जो है कोई भी कुछ उसमें उठा पटक इधर उधर व्यवधान आएंगे, लेकिन कुछ जो इतिहास का कुछ एक इतिहास की एक गति होती है, वो स्वाभाविक गति में होगा और उसमें ये सब इम्पेटस का काम, ये सब जो है एक प्रोफाइलिंग में होगी। इसके जो है विक्रम साराभाई ने जब 50 के दशक में जब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, उस समय जो तृतीय विश्व के नज़रिए से इसका आकलन किया था, उसमें ये उनका एक वाक्य था जो कि किसी समाचार पत्र में कल मैंने पढ़ा कि भारत तृतीय विश्व के देश के तौर पे चांद पे जाना एफर्ट कर सकता है, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये कर सकता है, ये जो प्रश्न यह है कि यह अवसर वो
जो है मिस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये है, इसको इस तरह से देखना चाहिए। और कई कारण उन्होंने बताए कि ये ज़रूरी है एक तृतीय विश्व। तो चीन और रशिया और अमेरिका के बाद चौथा ऐसा देश बनना, और कई ये भी है कि ये बहुत ही सुगम जो है परियोजना नहीं है, इसमें जो है असफलता का दर बहुत ज़्यादा है। वीडियो का हिस्सा यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट जहाँ पर भी आप देखते हैं उस पर जाकर इस पूरे पॉडकास्ट को सुनें, चर्चा के बारे में अपनी राय और सलाह जरूर दें। धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।